नमस्कार, 8 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। शुरुआत करते हैं खबरों की। लोकसभा और राज्यसभा में आपने देखा गतिरोध जो है वो लगातार बना हुआ है। मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा को लेकर विपक्ष लगातार जो है काफी दिनों से यहां पर मांग कर रहा है और अब मानसून सत्र के 7वें दिन भी दोनों सदनों में जमकर हंगामा जो है वो देखने को मिला। लोकसभा में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने अविश्वास प्रस्ताव पर तुरंत चर्चा की मांग की। इसके बाद दोनों सदन स्थगित हो गए। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तारीख अगले हफ्ते तय होगी। एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की तारीख तय होगी। प्रधानमंत्री मोदी भी चर्चा की शुरुआत में मौजूद रहेंगे। विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ बुधवार को अविश्वास प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया था और नियम के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव पर नोटिस देने के 10 दिन के अंदर चर्चा करानी होती है। जी, सोमवार को यह फैसला किया जाएगा कि जो अविश्वास प्रस्ताव आया है कांग्रेस के गौरव गोगोई की ओर से, उस पर चर्चा कब कराई जाए लोकसभा में। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2 तारीखें हैं, उनको तय किया गया, क्योंकि 1 अगस्त को पीएम मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे, तो इसके बाद 2 या 3 अगस्त को 2 दिन तक लगातार ये हो सकती है, या फिर अगर उसके भी अगले सप्ताह तक लेकर के जाना है तो 7 और 8 अगस्त को ये लोकसभा में चर्चा अविश्वास प्रस्ताव पर हो सकती है। इसमें यह भी हमें जानकारी मिली है कि जब गौरव गोगोई, चूंकि उन्होंने ही ये नोटिस दिया था अविश्वास प्रस्ताव का और उन्हीं के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है, तो ऐसे में जब बहस की शुरुआत होगी तो इस बहस की शुरुआत गौरव गोगोई की ओर से ही होगी। और यह भी बताया गया है कि उस समय पीएम नरेंद्र मोदी सदन में मौजूद रहेंगे। अमूमन परंपरा यही रही है कि जब भी अविश्वास प्रस्ताव आता है तो उसका जवाब पीएम की ओर से ही दिया जाता है, प्रधानमंत्री की ओर से ही दिया जाता है। हालांकि एक ही बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि जब प्रधानमंत्री विदेश में थी इंदिरा गांधी और उनकी गैर मौजूदगी में वरिष्ठ नेता ने यहां पर बयान दिया था, जवाब दिया था। लेकिन अब पीएम मोदी के बारे में बताया गया कि वो पूरे समय इसमें रहेंगे, मौजूद रहेंगे और वो पूरे जो भी बातें कही जाएंगी उसको तैयार करके अपना जवाब भी देंगे। इसके साथ ही ये भी हमें बताया गया है कि सोमवार को जो दिल्ली का सेवा बिल है वो लोकसभा में लाया जा सकता है, तो इस लिहाज से सोमवार और मंगलवार ये 2 दिन नहीं है जहां पर की चर्चा हो सके। लेकिन बहरहाल जैसा हमने कहा है कि सोमवार को ही यह फैसला किया जाएगा कि इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कब कराई जाए। विपक्ष ये कह रहा है बार बार कि वो चाहता है कि पीएम मोदी मणिपुर पर अपनी बात कहें, और यही कारण है कि इसके चलते ये जानते हुए भी कि उनके पास संख्या बल नहीं है लोकसभा में, उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। इसी बीच आपको यह भी बता दें कि जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव आने के बावजूद कई बिल सरकार ने पारित कराए, इसे लेकर भी कांग्रेस की ओर से, अन्य विपक्षी पार्टियों की ओर से एतराज किया गया है। इस पर कल लोकसभा स्पीकर की ओर से रूलिंग दी गई, व्यवस्था दी गई। उसमें यह कहा गया है कि जो नोटिस आता है तो 10 दिनों का समय होता है जिस पर कि चर्चा 10 दिनों के भीतर हो सकती है। उन्होंने कहा था कि इस बारे में चर्चा कब हो, इस बारे में चर्चा की जा रही है, और साथ ही जब तक ये चर्चा ना हो तब तक लोकसभा में काम होना चाहिए और ये काम इससे रुकता नहीं है। तो ये विपक्ष की जो आपत्ति थी उसको भी खारिज कर दिया गया। दिल्ली के अध्यादेश से जुड़ा बिल अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने इसको लेकर जानकारी जो है वो दी। आम आदमी पार्टी लगातार इस अध्यादेश का विरोध कर रही है। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने आज कहा कि यह दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की लोकतांत्रिक हत्या करने का प्रयास है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू इस अध्यादेश के खिलाफ है और जेडीयू ने अपने सभी राज्यसभा सांसदों को वोटिंग के दौरान सदन में रहने और पार्टी के स्टैंड का पालन करने को कहा है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश भी जेडीयू सांसद हैं। जेडीयू नेताओं के मुताबिक अगर उपसभापति हरिवंश बिल पर मतदान के वक्त चेयर नहीं हुए तो उन्हें जेडीयू सांसदों के साथ बिल के खिलाफ मतदान करना होगा। Commencing Monday, the 31st of July 2023 will consist of the Territory of Delhi Ordinance 2023, number 1 of 2023, promulgated by the President of India on the 19th of May 2023. शुक्रवार को सरकार ने संसद को बताया कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल अगले हफ्ते संसद के दोनों सदनों में पेश होगा। दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल की असली लड़ाई राज्यसभा में है, जहां एक-एक वोट गिने जा रहे हैं। इसी से एक सवाल राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश को लेकर भी अहम हो गया है, जो जेडीयू से सांसद हैं। जेडीयू ने हरिवंश सहित अपने सभी 5 राज्यसभा के सांसदों को व्हिप जारी कर दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल के विरोध में वोट करने का निर्देश दिया है।
हरिवंश आपके पार्टी की तरफ से चुने गए हैं जो उपसभापति हैं, आपको लगता है ये डायरेक्टिव उनके लिए भी है? सब लोगों के लिए है। 5 हमारा राज्यसभा सांसद है, 5 लोगों के लिए हमने व्हिप इशू किया है। सब एमपीज को यही बोला गया है कि दिल्ली का बिल जब आएगा, पार्टी का जो स्टैंड है उसका समर्थन करके दिल्ली बिल का विरोध में वोट करने के लिए बोला गया। और हरिवंश को पार्टी के सांसदों के साथ ही मतदान करना पड़ेगा? जी ऑब्वियसली। तो जेडीयू की तरफ से मेंबर पार्लियामेंट हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, तो व्हिप का उल्लंघन करेंगे तो सदस्यता जाएगी। हालांकि इस सरकार में जो सिचुएशन है उसमें क्या होगा नहीं कह सकते, लेकिन कायदे से जो परंपरा रही है उसमें अगर जो भी सदस्य व्हिप का उल्लंघन करता है उसकी सदस्यता जाती है। सदस्यता जाती है, बिल्कुल। तो आपको लगता है दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल जब पेश किया जाएगा तो हरिवंश को जनता दल यूनाइटेड के सांसदों के साथ ही वोट करना चाहिए? वोट करना चाहिए, बिल्कुल। सूत्रों के मुताबिक शायद ये पहला मौका है जब हरिवंश को जेडीयू ने व्हिप जारी किया है। राज्यसभा के पूर्व उपसभापति रहे पीजे कुरियन कहते हैं उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें कभी भी व्हिप जारी नहीं किया गया। उपसभापति एक संवैधानिक पद है और उसके लिए व्हिप जारी ना करना ही बेहतर है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी मुझे व्हिप जारी नहीं किया, उन्होंने इसे मेरे निर्णय पर छोड़ा। उनका निजी फैसला है, बट ये जरूर है कि तमाम पार्टियां व्हिप इशू कर अपने सारे सांसदों को ये निर्देश दे रही हैं कि संसद के भीतर रहें, मतदान के समय रहें और मतदान इस अध्यादेश को हराने के लिए अपना योगदान मतदान के माध्यम से दें। राज्यसभा के उपसभापति का पद एक संवैधानिक पद है। ऐसे में जेडीयू द्वारा हरिवंश को व्हिप जारी करने का फैसला कई सवाल खड़े कर रहा है। समाजवादी विश्वासों की पृष्ठभूमि और पत्रकारिता से राजनीति में आए हरिवंश सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन शायद अब जेडीयू के भीतर ये एहसास है कि बीते दिनों वो पार्टी के रुख से कुछ अलग हुए हैं। ऐसे में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि सदन की मर्यादा और नियमों के अनुरूप हरिवंश अपने लिए क्या फैसला करते हैं। संसद भवन से संजय कौशिक के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर 3 मई से हिंसा की चपेट में है। नस्लीय हिंसा में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत यहां पर हो चुकी है। मणिपुर में हालात का जायजा लेने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसदों का दल 29 और 30 जुलाई को मणिपुर का दौरा करेगा। विपक्ष के प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों की अगर बात करें तो उसमें अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस की तरफ से जाएंगे, गौरव गोगोई कांग्रेस से जाएंगे, जेडीयू के लल्लन सिंह इसमें हैं, तृणमूल कांग्रेस की सुष्मिता देव हैं, आरजेडी से मनोज झा हैं, आरएलडी से जयंत चौधरी इसमें शामिल हैं और शिवसेना ठाकरे गुट के अरविंद सावंत इसमें हैं। तो ये उन नेताओं के नाम हैं जो इंडिया की तरफ से जो विपक्षी दल हैं उसमें उनका जो प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर हालात का जायजा लेने के लिए जा रहा है। इसमें मनोज झा भी शामिल हैं, सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी के हैं, महुआ मांझी जेएमएम की तरफ से हैं और जावेद अली खान है समाजवादी पार्टी की तरफ से और ए रहीम डीवाईएफआई की तरफ से हैं और यहाँ पर एनसीपी के पीपी मोहम्मद फैजल हैं, जेडीयू की तरफ से अनिल प्रसाद हेगड़े हैं, आरएसपी की तरफ से एनके प्रेमचंद्रन हैं और ईटी मोहम्मद बशीर हैं। यहाँ पर रवि कुमार इसमें जा रहे हैं, फूलो देवी नेताम इसमें है कांग्रेस की, तोल तिरुम वालवन वीसीके के इसमें हैं, कनिमोई करुणानिधि इसमें है डीएमके की और पी संतोष कुमार सीपीआई की तरफ से इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं जो यहाँ पर मणिपुर के जो हालात हैं उसका जायजा लेने के लिए जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के रामेश्वरम से बीजेपी की पद यात्रा एम1 एन मक्कल की शुरुआत कर दी है और बीजेपी की जो पद यात्रा है ये 6 महीने तक चलेगी। बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले दक्षिण भारत में पूरा जोर लगा रही है। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के मुताबिक हम जनता के सामने पीएम मोदी की उपलब्धियों को रखेंगे और तीसरे कार्यकाल के लिए समर्थन मांगेंगे। 1770 किलोमीटर की ये पदयात्रा सभी 39 लोकसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। एन मक्कल यात्रा तमिलनाडु को परिवारवाद से मुक्त करने की यात्रा है। एन मक्कल यात्रा तमिलनाडु को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने की यात्रा है। एन मक्कल यात्रा तमिलनाडु के कानून और व्यवस्था को
अच्छा बनाने का एक प्रयास है। और एन मन एन मक्कल यात्रा तमिलनाडु में भ्रष्टाचार के युग की समाप्ति कर विकास का युग, गरीब कल्याण का युग शुरू करने की यात्रा है। तेलंगाना की अब बात करते हैं। तेलंगाना में भारी बारिश और बाढ़ से बुरा हाल है। तेलंगाना के कई जिलों में हालात काफी खराब हैं। तेलंगाना में पिछले कुछ दिनों से हो रही रिकॉर्ड तोड़ बारिश से कई इलाके यहां पर जलमग्न हैं। अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है और मौसम विभाग ने तेलंगाना में जितनी बारिश की चेतावनी दी थी उससे दोगुनी बारिश यहां पर हुई है। तेलंगाना के वारंगल में सड़कों पर नाव चलानी पड़ रही है। करीब 10,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। अब आपको महाराष्ट्र की तस्वीरें हम दिखाते हैं। महाराष्ट्र के पालघर जिले में भारी बारिश से आफत है। यहां पर भारी बारिश से कई नदियां जो हैं वो उफान पर हैं और सैकड़ों गांवों से संपर्क जो है वो टूटा हुआ है। बिगड़ते हालात के चलते स्कूल कॉलेज यहां पर बंद किए गए हैं। पालघर में सूर्या परियोजना में धामनी बांध के भर जाने से यहां पर पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे जो आसपास के गांव हैं, आसपास की जगहें हैं, वहां पर बाढ़ जैसे हालात दिखाई देने लगे हैं। प्रशासन इन हालात को देखते हुए यहां पर अलर्ट पर है। मुंबई के नजदीक वसई नाला सोपारा की जीवन चेतना हाउसिंग सोसाइटी का भी बुरा हाल है। यहां पर भारी बारिश की वजह से सोसाइटी के कंपाउंड में पानी भरा हुआ है और स्थानीय नगर पालिका ने भी लोगों को उनके हाल पर यहां पर छोड़ दिया है। हमारे सहयोगी सुनील सिंह की रिपोर्ट आप देखिए। मैं इसमें वसई नाला सोपारा के एक हाउसिंग सोसाइटी में हूं और देखिए कि क्या आलम है। पूरा जो कंपाउंड है ये पानी से भरा हुआ है और ये सिर्फ कुछ घंटों के लिए नहीं, बता रहे हैं कि तकरीबन 6 से 7 दिन हो गए, यानी जब से लगातार बारिश हो रही है तब से ये कंपाउंड इसी तरह से भरा हुआ है पूरे कंपाउंड में। यानी अगर जो भी सोसाइटी में रह रहे हैं उन्हें अगर बाहर जाना है काम से तो इस पानी में से होकर ही जाना पड़ेगा। बहरहाल पानी निकासी के लिए इन्होंने खुद एक वहाँ पर मोटर पंप लगा रखी है जिसके जरिए वो पानी पंप करके बाहर निकालते हैं, लेकिन वो भी बहुत फ़ायदा नहीं हो पाता क्योंकि जैसे बारिश होती है फिर से ये सोसाइटी लबालब इसी तरह से भर जाती है। पहले तो तकलीफ नहीं थी, अभी 7-8 साल ज़्यादा होने लगा। अभी तो बहुत ज़्यादा होने लगा। अच्छा। बहुत तकलीफ ज़्यादा होने लगा अभी तो फिलहाल तो 7-8 साल से। तो बाथरूम जो है वहाँ से पानी आता है, बाथरूम से, टॉयलेट से भी और किचन के तो बेसन अपने नीचे होता है उससे भी। कहाँ एक जगह से समझ सकते हैं 4-4 ये सामने से वापस। हम एक घर में आए हैं जानने के लिए कि आखिर कैसे लोग इतना, जब चारों तरफ कंपाउंड में पानी भरा है तो कैसे अपने घर में खास करके तल मंजिल वाले रहते हैं। तो ये घर है, सब कुछ सामान देखिए इन्होंने ऊपर कर रखा है, बेड भी ऊपर कर रखा है ताकि पानी अगर आए तो खराब नहीं हो। खास करके सबसे बड़ी जो समस्या है वो बाथरूम की, लैट्रिन की होती है। रहने की तकलीफ है, नहाने धोने हर चीज़ की कहीं ना कहीं तकलीफ है, लेकिन बता रहे हैं कि सालों से लोग ऐसी अवस्था में ही यहाँ पर रहने के लिए मजबूर है। 25 साल से आप लोग। मैं सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ, लेकिन मैं कमेटी मेंबर हूँ। तब से यही हालत है। हाँ, और मैं अकेले रहती हूँ, मेरे को नीचे जाने को नहीं। जो महानगर पालिका कुछ नहीं करती? अरे 2-3 बार खाली पैसे दे के जाते हैं, एक बार देख के आया है, बाकी कोई नहीं। रुपेश यादव आए थे एक बार। इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए ऐसा कुछ? अरे वो मोटर लगाया है हम लोग ने, अभी लाख रुपया कहाँ से लागे? इधर सब रिटायर्ड मैन है सब रहते हैं। फिर बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में डालने के लिए हम लोग अभी ये कर रहे हैं। 30 साल हो गया बिल्डिंग को। मतलब एक ही इलाज है कि बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में। हमारा ये 2 बार हुआ सामने का बिल्डिंग। ये ऐसी सोसाइटी हैं जो कि वैध तरीके से बनी हुई है, प्रॉपर्टी टैक्स और सब कुछ जिनका दिया गया है, और ऐसे लोग रहते हैं जो कि इनकम टैक्स भरते हैं, लेकिन कहीं से भी कहीं कोई महानगर पालिका से उससे कहीं कोई सुनवाई नहीं है। नतीजा लोग ऐसे ही रहने के लिए मजबूर हैं और रह रहे हैं क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं है। वसई से कैमरामैन अशोक महानी से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो आपने देखा, एक तरफ तो लगातार हो रही बारिश की वजह से लोग बेहाल हैं, उनको इतनी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ा है। दूसरी तरफ बिहार में बारिश ना होने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। यहाँ पर जो बिहार के जो इलाके हैं वहाँ पर इस साल मानसून की बारिश औसत से भी कम हुई है और इससे किसान काफ़ी परेशान हैं। अगर अगले एक और हफ्ते में यहाँ पर बारिश नहीं हुई तो बिहार को सूखाग्रस्त घोषित किया जा सकता है। हमारे सहयोगी मनीष कुमार की रिपोर्ट आप देखिए।
दिक्कत यही है कि खेत में दरार तो पड़ले है, न सब्सिडी मिल रहा है कोई तरह का, न बिजली मिल रहा है। बिजली मिलता है तो 2-4-5 घंटा लाइन आया, उसके बाद गया, अब बिल तो धक्का ऐसे करता है। राजधानी पटना से सटे बिक्रम प्रखंड के बगल में हताश किसान। ज्यादातर जगह जहां खेत में रोपनी हुई वो अब बारिश के अभाव में सूख रहे हैं और नहरों में भी पानी अब तक नहीं आया। और ऊपर वाला तो बारिश नहीं जी, तब कैसे क्या होगा। बहुत दूर दिन से चला रहे हैं तो 10 कट्ठा खेत नहीं भी है। सरकार का कहना है कि अब तक औसत की महज 40% बारिश हुई है, जिसकी वजह से ज्यादातर जगह खेतों में धान की रोपनी नहीं हुई और जहां दूसरे साधनों से उन्होंने धान रोपा भी वो अब पानी की कमी से सूख रहे हैं। जहानाबाद में तो ऐसे नजारे आम हैं। खेत में पानी आधा साल के खत्म हो जाएगा, वर्षा नहीं होगा तो पैदा हो जाएगा। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि सिंचाई में कठिनाई ना हो, इसके लिए डीजल सब्सिडी के साथ ही बिजली की विशेष व्यवस्था की घोषणा की गई है। अभी तक रोपनी की तो हालत बहुत ही खराब है। कुछ ऐसे जिले हैं जहां पे 2% 3% हुआ है, कुछ ऐसे जिले हैं जहां पे 10% हुआ है। भागलपुर में कुछ अच्छी हुई है, लेकिन कुल मिलाकर के हम यही कह सकते हैं कि स्थिति अच्छी नहीं है। अब देख रहे हैं ना, अभी वर्षापात नहीं हो रहा है। हम लोग के लिए सबसे बड़ी चिंता बिहार में है। देखिए, इसके लिए मीटिंग कर चुके हैं और सबके लिए हम लोगों ने कैबिनेट से भी कर दिया। सब लोगों को मदद पहुंचाएंगे किसान। तो हम लोग इसमें लगे हुए रहते हैं भाई, एक एक चीज में जरूर। हालांकि किसान कहते हैं कि सरकार की सहायता तो अपने समय के अनुसार आएगी, लेकिन फिलहाल तो उन्हें मानसून की बारिश का इंतजार है। जब पानी पीने की तो अवस्था में बिलट रहे हैं और सिंचाई के तो दूर के बात है सर। जहानाबाद से मुकेश के साथ पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो आपने देखा, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश से लोग परेशान हैं, कहीं बारिश ही नहीं हो रही है। कुछ और जगहें आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद, जहां पर मौसम का ये बदला हुआ मिजाज लोगों के लिए दिक्कत पैदा कर रहा है। चला हाजिर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आपको तस्वीरें जम्मू कश्मीर से दिखाते हैं, जहां पर भारी बारिश के चलते लगातार भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। और आज यहां पर रियासी जिले में भूस्खलन हुआ और पहाड़ का बड़ा हिस्सा यहां पर ढह गया। सड़क पर बड़े बड़े पत्थर भी जो है वो गिरे और यहां पर बुद्धल माहौर रोड पर हुए भूस्खलन के चलते ट्रैफिक भी यहां पर रोकना पड़ा। तो लगातार बारिश की वजह से कई जगह पर इस तरह की परेशानियां जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में एक ब्लू व्हेल बहकर तट पर आ गई और रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हेल की जो लंबाई है वो 25 फुट और वजन करीब 5 टन है। समंदर तट पर 25 फुट लंबी ब्लू व्हेल को देखकर भीड़ यहां पर इकट्ठा हो गई। हालांकि लोग ब्लू व्हेल के साथ हुई अनहोनी से बेपरवाह दिखे और कुछ लोग तो उसके ऊपर खड़े होकर फोटो क्लिक करवाते हुए भी नजर आए। पंजाब में बारिश की वजह से आई बाढ़ ने जमकर कहर बरपाया है। यहां पर हजारों लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। लेकिन इसी बाढ़ से एक अच्छी खबर भी सामने आई है। यहां पर बाढ़ प्रभावित लोगों को रेस्क्यू करने के दौरान वॉलंटियर जगजीत सिंह 35 साल बाद अपनी मां से मिले और पटियाला के बोहरपुर गांव में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करने के दौरान जगजीत अपनी मां हरजीत कौर से मिले। जब जगजीत 6 महीने के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली थी। 2 साल बाद जगजीत के दादा दादी उन्हें अपने साथ रहने के लिए ले आए थे। लेकिन अब 3 दशक से ज्यादा समय के बाद जब मां बेटे की मुलाकात हुई तो दोनों के ही आंखों में आंसू थे। तो इसी के साथ इस खास बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।